नमस्कार, मैथ्स बाय डीके शर्मा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखें यार, आज हम लोग सेट नंबर 57 करने वाले हैं और जो लोग भी नए हैं वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आप लोगों को वहां पे सारा सेट का पीडीएफ भी मिल जाएगा। ओके, टेलीग्राम चैनल का नाम है मैथ्स बाय डीके शर्मा। ओके, तो यहाँ पे जाके यार चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, चलिए सवाल कर लेते हैं। देखिए, कहा कितने धनात्मक पूर्णांक यानी कि पॉजिटिव इंटीजर ए के लिए कथन ए स्क्वायर इज लेस देन 2a। यहाँ पे थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा, लेस देन एंड इक्वल है यार, ये सिंबल है। तो कहा कि ए के कितने पॉजिटिव इंटीजर के लिए स्टेटमेंट ए स्क्वायर इज लेस देन एंड इक्वल टू 2a है। तो देखें यार, ए एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो मान लेते हैं पॉजिटिव इंटीजर अगर a का वैल्यू 1 लेंगे, a का मान अगर 1 लेंगे तो क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1। ओके ना, इज लेस देन एंड इक्वल टू 2। 1 गुना 2 कितना, 2 हो जाएगा। तो ये तो सही है, 1 जो है 2 से क्या है, छोटा है। 1 2 से क्या है, छोटा है। तो a का वैल्यू 1 लेने पर ये स्टेटमेंट सेटिस्फाइड हो रहा है कि 1 जो है 2 से क्या है, छोटा है। ओके, अब अगर a का मान आप 2 लेते हो, a का वैल्यू 2 लेते हैं तो यार 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 जो है 2 दूना 4, 4 जो है 4 के क्या है, बराबर है। यानी a का मान अगर 1 लेते हैं तो भी एक कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है। a का मान अगर 2 लेते हैं तो भी एक कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है। अगर a का वैल्यू आप 3 लेते हैं तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, 9। इज लेस एंड इक्वल टू 3 दूना 6। तो यार a का मान 3 लेने पर ये कंडीशन तो सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। 9 जो है क्या 6 से छोटा है, तो आप बोलेंगे सर नहीं। 9 क्या 6 के बराबर है, तो नहीं। तो 9 ना तो 6 से छोटा है ना ही 6 से बराबर है, तो a का मान 3 नहीं। अब इससे बड़ा तो पॉसिबल होगा नहीं, तो a का केवल 2 वैल्यू पॉसिबल है, 1 और 2। कितने मान संभव है, 2 मान संभव है। ओके ना, ध्यान रखिएगा इस चीज को। चले आते का संख्याओं को अवरोही क्रम कहने का मतलब हुआ घटते क्रम में। अवरोही यानी घटते क्रम में। तो देखें यार, रूट वाला नंबर के बीच में जब भी बड़ा छोटा का पहचान करना होना तो सिंपल आप उसका स्क्वायर कर लिया कीजिए। अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या बनेगा, 2 का स्क्वायर 4, रूट 11 का स्क्वायर 11, तो 11 चौक 44। 4 रूट 3 का स्क्वायर करिएगा तो 4 का स्क्वायर 16, रूट 3 का स्क्वायर 3, तो 16 तिया 48। इसका स्क्वायर करेंगे 3 का स्क्वायर 9, रूट 5 का स्क्वायर 5, तो 9 पचे 45। 5 का स्क्वायर 25, रूट 2 का स्क्वायर 2, 25 दूना 50। कहा कि सबसे बड़ा कौन है, 50 यानी ये 1 नंबर पर, फिर 48 यानी ये 2 नंबर पे, 45 तो ये 3 नंबर पे, और सबसे छोटा 44 है तो ये 4 नंबर पे। अब रोही क्रम कहने का मतलब हुआ घटते क्रम। घटते कहने का मतलब बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो सबसे बड़ा कौन है, 50 यानी कि 5 रूट 2। सेकेंड नंबर पे 48 यानी कि 4 रूट 3। इससे छोटा थर्ड नंबर पे 45 यानी कि 3 रूट 5, और सबसे छोटा 44 यानी कि 2 रूट 11। तो 5 रूट 2, 4 रूट 3, 3 रूट 5, 2 रूट 11, यानी ऑप्शन नंबर ए। अब रोही यानी कि घटते क्रम, आरोही यानी बढ़ते क्रम। ओके, देखिए का अनुषा एक सैंडल को इसके विक्रय मूल्य का 7/10 मूल्य पे खरीदती है। विक्रय मूल्य का 7/10। तो यार फ्रैक्शन को जब भी आप रीड करते हैं तो आप लोगों को पता है कि सर का या से जिसके साथ लगा होता है ना, वो वैल्यू हमेशा नीचे। फ्रैक्शन जब भी आप रीड करें तो का या से जिसके साथ लगा हो वो वैल्यू हमेशा नीचे। सवाल में कहा सैंडल को इसके विक्रय मूल्य का 7/10 में, विक्रय मूल्य का तो का वाला नीचे, यानी कि विक्रय मूल्य 10 है तो खरीदी है कितना में, 7 में। ओके ना, विक्रय मूल्य 10 खरीदी 7 में। अब आगे सवाल में कहता है उसके विक्रय मूल्य से 10% अधिक मूल्य पर बेच देती है। यार विक्रय मूल्य है 10 का, इससे 10% अधिक में बेच दी, तो 10 का 10%, 10 का 10% कितना, 1, तो 1 ज्यादा में बेच दी तो न्यू सेलिंग प्राइस आ गया कितना, 11। सवाल का उसको कितने % का लाभ होगा। देखें यार 7 में खरीदी है, अब बेच रही है 11 में, तो लाभ कितने का हुआ, 4 का, तो 4 का
लाभ क्रयमूल पर, क्रयमूल बट्टा में परसेंट में रिजल्ट मांगा 100 से गुना, तो 400 बट्टा 7, तो 7 से देखें 7 पचे 35, 7 पचे 35, 5 0, 7 49, 57 पॉइंट समथिंग, यानी ऑप्शन नंबर बी। देखिए का 12 आदमी और 16 औरत एक काम को 4 दिन में पूरा कर सकती है, तो यार डे से गुना करिएगा, टोटल वर्क आ जाएगा। तो 12 आदमी और 16 औरत काम को 4 दिन में, तो डे से दोनों में बारी बारी गुना, तो 12 चौक 48 में, और यानी कि प्लस 16 चौक 64 ओ में। फर्स्ट डाटा में डे से गुना किए तो ये आ गया टोटल वर्क, ओके ना। अब आगे कहा एक आदमी अकेले काम को करेगा 80 दिन में, एक आदमी काम को अकेले 80 दिन में डे से गुना करिएगा, तो 80 एकम 80, तो ये डे से गुना किए तो ये सेकेंड डाटा से टोटल वर्क आ गया। अलग बात है ये केवल मैन के रूप में टोटल वर्क है, ये मैन और वुमेन दोनों के रूप में कंबाइंड टोटल वर्क है, दोनों आखिर है तो टोटल वर्क ही ना यार, तो आपस में बराबर। अब सेम वेरिएबल को एक साइड 48 उधर जाके 80 में से घट जाएगा, कितना बचेगा, तो 32 मैन बराबर 64 ओमेन। अब 32 एकम 32 दूना 64, तो मैन बट्टा ओमैन बराबर 2/1। इसका मतलब ये हो गया यार, ये दोनों के एफिशिएंसी का रेशियो आ गया कि एक आदमी एक दिन में 2 काम करेगा, एक ओमैन एक दिन में 1 काम करेगी, दोनों के एफिशिएंसी का रेशियो मालूम हो गया। अब सवाल का एक औरत अकेले उस काम को कितने दिन में, तो देखें यार ये भी टोटल वर्क है और ये भी टोटल वर्क है, कहीं से आप सवाल को सॉल्व कर लीजिए, पर जो आसान रहेगा उसी को ना लीजिएगा, ये आसान है। तो यहाँ से टोटल वर्क अगर निकालिएगा तो एक आदमी एक दिन में 2 काम, मैन का एफिशिएंसी 2 है, तो 80 आदमी एक दिन में कितना, 80 दूना 160 काम करेगा, ये टोटल वर्क आ गया। और सवाल कहा कि इस टोटल वर्क को यानी 160 यूनिट काम को एक औरत अकेले कै दिन में, एक औरत एक दिन में 1 काम, एक औरत एक दिन में 1 काम, तो 160 काम कै दिन में, एक औरत के एफिशिएंसी से डिवाइड कर दीजिएगा तो 160 दिन में, ऑप्शन नंबर ए। देखिए का ए बी तथा सी का योग 3800 है, ए बी का 1/3 के बराबर है, ए जो है बी के 1/3, बी का 1/3 यानी कि 1:3 का, बी सी का 1/5 भाग है, 5वां भाग यानी 1/5, तो 1/5 यानी 1:5। रेशियो को बैलेंस करिएगा, रेशियो बैलेंस करिएगा, बी दोनों जगह कॉमन है तो बी का वैल्यू सेम करना पड़ेगा, यानी इसमें 3 से गुना, तो 3 एकम 3, 3 पचे 15। अब ए बी सी तीनों के हिस्से का रेशियो आ गया, ए का हिस्सा 1 यूनिट, बी का हिस्सा 3 यूनिट एंड सी का हिस्सा 15 यूनिट। का तीनों का योग 3800 है, तो 15 3 18 1 19, 19 यूनिट का वैल्यू दे रखा है 3800, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना, 200, 1 यूनिट अगर 200 है तो का सी का मान कितना, 15 यूनिट का वैल्यू, तो 15 दूना 30 यानी कि 3000, ऑप्शन नंबर डी। देखिए कहा किसी वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में का कोई मूलधन स्वयं का 25/16 गुना हो गया, प्रिंसिपल जो है खुद का 25/16 हो गया कहने का मतलब ये है कि मूलधन जो है खुद का, तो का वाला नीचे यानी कि मूलधन खुद नीचे, यानी कि मूलधन 16 है, हो गया कितना 25, तो ये 2 साल के लिए प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो दिया है 16:25। आगे रेट आपसे पूछा और आप सबको पता है कि रेट होता है सर 1 ईयर का ब्याज, तो यार 2 साल के लिए प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो 16/25, तो 1 साल के लिए क्या होगा, जस्ट इसका वर्गमूल, तो 16 का वर्गमूल 4, 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा। क्लियर है। अगर 3 साल के लिए प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो दिया रहे, 1 साल का निकालिएगा तो उसका घनमूल यानी क्यूब रूट कर दीजिएगा, ओके। तो देखें 1 साल के लिए प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो 4:5 यानी मूलधन 4 से 5 हो गया, 1 साल में मूलधन 4 से 5 हो गया, तो ब्याज मिला 1 साल में कितना, 1 का ब्याज मिला किस पर, मूलधन पर, परसेंट तो 100 से गुना 25 चौक 100 यानी 25%, ऑप्शन नंबर डी। देखिए कहा 2 संख्याओं का योग और अंतर 25 और 3 है, 2 संख्या का योग है 25 और इन दोनों संख्याओं का अंतर है 3,
का उनके वर्गों का अंतर यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बोला। तो भाई मेरे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो एक्स प्लस वाई 25, एक्स माइनस वाई 3 यानी 25 तिया 75। देखिए का 1 डिवाइड है यानी कि बट्टा में पी स्क्वायर बट्टा पी प्लस 6 प्लस 6p बट्टा पी प्लस 6, ये सवाल है। तो यार देखें 1 बट्टा एलसीएम तो हो जाएगा पी प्लस 6, ऊपर में पी स्क्वायर प्लस 6p, ओके ना। अब 1 बट्टा देखें यार p अगर कॉमन कर लीजिएगा तो अंदर बच जाएगा p प्लस 6 और बट्टा में है p प्लस 6, तो p प्लस 6 से p प्लस 6 कैंसिल, रिजल्ट आ गया कितना 1 बट्टा p, ऑप्शन नंबर ए। देखिए का 70 का 40%, भाई मेरे 70 का 40% निकालिएगा तो परसेंट से 2 जीरो कैंसिल, कितना आ जाएगा 7 चौक 28। 80 का 30% निकालिएगा तो परसेंट से 2 जीरो कैंसिल, 8 दिया कितना 24। का 70 का 40% जो है 80 के 30% से x% अधिक है तो x का मान देखें यार, 70 का 40% 28, 80 का 30% 24, 24 से ये कितना ज्यादा है 4 ज्यादा है, तो 4 ज्यादा है किससे 24 से, परसेंट में रिजल्ट मांगा 100 से गुना, 4 छक 24, 2 तिया 6, 2 से 50, 50 बट्टा 3 कहने का मतलब 16.2/3% यानी कि 16.66%। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 66, आगे ये इनफाइनाइट तक जाता है तो 16.67% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए का 686 को 4 भाग में बांटा गया, का पहला भाग है 1/2, दूसरा 2/3, तीसरा 3, चौथा 4। देखें यार पहले रेशियो को बैलेंस करना पड़ेगा, रेशियो कभी भिन्न में नहीं होता, अगर भिन्न में दिया तो इंटीजर में पहले उसको चेंज करिए, और चेंज करने का तरीका है सारा नीचे वाला का एलसीएम, 2 और 3 का एलसीएम कितना 6, तो 6 से सब में गुना करिएगा तो 6 से करेंगे 2 तिया 3 कम 3, 3 दूना 6, 2 दूना 4, 6 तिरिक 18, 6 चौक 24। अब कहा कि चारों को मिलाकर टोटल 686 रुपया है, पर रेशियो में टोटल कितना है 4 और 8 12, 12 4 16, 3 19, 2 1 3 1 4 49, पर एक्चुअल में दिया है 686 रुपया। तो 1 यूनिट का वैल्यू आप निकाल लेंगे, कितना आएगा 1 यूनिट का वैल्यू 49, 1 कम, ओके ना। तो ये 9 19 4, अब कितना से 6 नमा 54, 6 बार यानी 1 यूनिट बराबर 16, तो का पहला भाग यानी 3 यूनिट का वैल्यू कितना 16 तिया 48, ऑप्शन नंबर ए। देखिए का 100 और 60 और 75 मिनट में एक गैस टंकी भर सकता है, एक्स जो है 60 मिनट में भरेगा और बाई जो है ये 75 मिनट में भरेगा। का एक आउटलेट जेड भी है, यदि सभी तीनों पाइपों को, आउटलेट कहने का मतलब पानी बाहर निकालने वाला तीसरा पाइप जेड है, का सभी तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक 50 मिनट में भर जाएगा। तीनों को अगर इकट्ठे खोलिएगा तो टैंक 50 मिनट में भर जाएगा, कहने का मतलब एक्स वाई और जेड तीनों मिलकर चले तो पूरा टैंक 50 मिनट में भरेगा। तो यार इन तीनों का एलसीएम देखिए कितना हो जाएगा, 60 75 और 50 का एलसीएम 300, ओके ना। 60 75 चौक चौक ना 4, हाँ 50 छक। अब देखें यार एक्स भरेगा कितना 5, एक्स 1 मिनट में भरता है कितना 5 यूनिट, बाई भरता है 4 यूनिट, तो एक्स 5 बाई 4 भरेगा, पर जब तीनों साथ में चलेगा तो टैंक में पानी जाएगा कितना 6 यूनिट। भाई मेरे 100 और बाई 9 भर रहा है पर 6 जा रहा है, इसका मतलब है कि जेड 3 खाली कर दे रहा होगा, यानी जेड का एफिशिएंसी आ गया। तो कहा जेड पूरा टैंक को कितने समय में खाली करेगा, 1 मिनट में 3 यूनिट खाली करता है, तो 300 यूनिट खाली करने में कितना समय लगेगा 100 मिनट, ऑप्शन नंबर ए। देखिए का समान जन्म तिथि वाले 7 बच्चे, देखें यार समान जन्म तिथि कहने का मतलब डेट ऑफ बर्थ सेम है,
का जन्म 7 क्रमिक वर्षों में हुआ। जैसे मान लीजिए कि 2020 में किसी का जन्म हुआ है 18 तारीख का, तो 2021 में अगला का जन्म भी 18 तारीख का, यानी कि डेट ऑफ बर्थ सबका सेम है, बस ईयर जो है ये क्रमिक वर्ष में आगे बढ़ रहा है। ओके ना। तो यार सारे बच्चों के एज में तो एक साल का ही ना गैप होगा यार। जैसे हर एक साल के बाद सेम डेट पर का जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ सबका सेम है, पर ईयर क्रमिक है, यानी एक साल लगातार बढ़ रहा है आगे। तो यार अगर पहला बच्चा का जन्म हुआ है पहला बच्चा का, जब हुए बच्चे बड़े बच्चों की आयु का, पहला बच्चा का एज 1 साल है, तो अगला बच्चा का एज x+1 होगा, फिर अगला का इससे 1 ज्यादा x+2 होगा, फिर इससे 1 ज्यादा x+3, 1 ज्यादा x+4, फिर 1 ज्यादा x+5, फिर 1 ज्यादा x+6 होगा। ओके ना, ये सातों का एज हो गया। अब आगे कहा कि सबसे बड़े 3 बच्चों की आयु का योग, सबसे बड़ा वाला 3 का है, तो सबसे बड़ा ये होगा ना तीनों, इन तीनों के आयु का योग 93 है, तो x 3x न्यूमेरिकल को ऐड करिए, 4 5 9 6 15, इन तीनों के उम्रों का योग है इतना पर दिया है 93, तो 3x बराबर 15, उधर जाके घटेगा कितना 78, तो x का वैल्यू 3 दूना 6 3 6 18, x का वैल्यू आ गया 6। अब सवाल का यार सबसे छोटे 3 बच्चों, सबसे छोटे 3 बच्चे यही होंगे, इनके आयु का योग बोला, तो वेरिएबल को पहले ऐड कर लीजिए, तो 3x 1 और 2 कितना 3, तो यार 3x का वैल्यू 26 प्लस 3, 26 दिया 78 और 3 कितना हो जाएगा 81, ऑप्शन नंबर ए। देखिए का 5 क्रमिक संख्याओं का औसत 50 है, 5 क्रमिक यानी लगातार, 5 लगातार संख्याओं का औसत 50। तो देखें यार औसत हमेशा मिडिल नंबर होता है, औसत क्या होता है बीच वाला, तो 5 लगातार संख्या का औसत 50 है, तो भाई मेरे कि उन पांचों में से जो नंबर बीच में होगा वो पता कर गए 50 है। ओके ना, एवरेज लगातार संख्याओं का एवरेज मिडिल नंबर होता है, तो का 5 क्रमिक संख्याएं हैं, तो उन पांचों का एवरेज मिडिल टर्म यानी कि 50 होगा। तो आप सोचे, इमेजिन करिए कि 5 संख्या है जिसमें से जो बीच में है वो एक संख्या आपको मालूम है, 5 में से एक मालूम है, तो बच गया क्या संख्या 4 संख्या, कितना संख्या बच गया 4 संख्या, तो 2 नंबर इधर होगा और 2 नंबर इधर होगा, समझ रहे हैं ना बात को। तो यार 50 में से 2 घटाइए यानी सबसे छोटा वाला संख्या 48 होगा, और 50 में 2 जोड़िए सबसे बड़ा वाला संख्या कितना 52 होगा। ओके ना। अब कहा कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी का गुणनफल, चौथी और दूसरी का, अच्छा यार चौथी और दूसरी भी बोल रहा है, तो देखें यार सबसे छोटा 48 है, कितना सबसे छोटा 48 है, तो इसके बाद वाला संख्या कितना होगा 49, उसके बीच में 50 और 50 के बाद वाला ये कॉमन होगा, यही 5 संख्या होगा। अब कहा क्या कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का गुणनफल, सबसे बड़ी संख्या है 52 और सबसे छोटी संख्या 48। कहा कि चतुर्थ और दूसरी संख्या के गुणनफल, चतुर्थ चौथी संख्या 51 और दूसरी संख्या 49 के गुणनफल का अंतर, तो गुना करके इन दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिएगा। देखें 8 दूना 10 0 और 9 दूना 18, यानी कि 0 में से 8 गया, आप लोग देख लीजिएगा यार 2 होना चाहिए, कितना पता नहीं, 8 दूना 16 होता है ना यार, 8 दूना 16 सॉरी, और 9 दूना 18, 16 में से 8 जाएगा तो इकाई अंक पे तो 2 रहना चाहिए, 8 दूना 16 6, 9 दूना 18, तो 6 में से 8 जाएगा, कितना इकाई अंक पे आना चाहिए देख लीजिएगा यार, आप लोग गुना कर लीजिएगा, पता नहीं चल रहा हमको। यहाँ पे यार ये कॉमन है, सॉरी ये कॉमन है ना यार, देखिए कर ही लेते हैं गुना, ऐसे नहीं होगा। 52 गुना 48 करिएगा तो आएगा कितना 8 दूना 16, 4 बचे 20, 8 दूना 16 20, देखें यार 2496। ओके माइनस, अगर इन दोनों को गुना करिएगा तो 51 गुना 49, तो 9 9 पचे 45, 4 4 पचे 20, 9 5 4 9 4 2499 2499, तो कितना आ जाएगा माइनस का 3, ऑप्शन नंबर बी। ओके ना। कुछ लोग आप अगर ऐसे ना समझ पाए तो ऐसे भी कर सकते हैं
कि 5 लगातार संख्या है ए बी सी डी ई, ये 5 लगातार संख्या, इन पांचों का एवरेज दिया है 50। एवरेज यानी मिडिल नंबर आपको पता है 50। ओके ना। तो क्रमिक है तो इससे एक ज्यादा ये होगा 51, इससे एक ज्यादा ये होगा 52। क्रमिक है तो इससे एक कम ये होगा कितना 49, इससे एक कम होगा 48। तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का गुणनफल का चौथी संख्या और दूसरी संख्या के गुणनफल का अंतर, तो अब तो निकाल ही लेंगे आप लोग। ओके ना, चलिए आगे। देखिए का पटना से एक ट्रेन 5 बजे छूटती है और 9 बजे भोपाल पहुंचती है। देखें यार, दो स्टेशन है पटना और भोपाल का। एक ट्रेन प्रातः 5 बजे पटना से चली और 9 बजे भोपाल पहुंच गई। अच्छा सवाल है यार, का 5 बजे पटना से चली, भोपाल 9 बजे पहुंच गई। तो आप बताएं, पटना से 5 बजे चली, 9 बजे भोपाल पहुंच गई, यानी कि भोपाल पहुंचने में टाइम लगा कै घंटा 4 घंटा। तो इसका टाइम मालूम है 4 घंटा। ओके ना। 5 बजे चली, 9 बजे पहुंच गई, यानी कि इन दोनों स्टेशनों के बीच के दूरी को इसने 4 घंटे में ट्रेवल कर ली है। का दूसरी ट्रेन भोपाल से 6:30 बजे चली है, 6:30 में चली है, 6:30 में चली और 10 बजे पटना पहुंच गई। तो यार 6:30 और 10 कितना हो गया 3:30 ना। 3:30 कहने का मतलब होता है 3 दूना 6 या 1, 7/2 घंटा इसको लग गया। ओके ना। अब देखें यार, सवाल में यहाँ पे ना तो दोनों स्टेशनों के बीच का दूरी दिया है, ना ही किसी भी रेलगाड़ी का इसने स्पीड दे रखा है। बस सिंपल सा दो स्टेटमेंट दिया कि एक गाड़ी पटना से 5 बजे चली, 9 बजे भोपाल पहुंच गई, तो पहुंचने में टाइम लगा कै घंटा 4 घंटा। दूसरी गाड़ी जो है 6:30 में भोपाल से चली है और 10 बजे पटना पहुंच गई, तो इसको पटना आने में टाइम लगा कितने घंटे का 3.5 घंटे का। ओके ना। बस यही दो चीजें आपको दे रखा है। अब यार देखें, आपको डिस्टेंस भी मालूम करना है और दोनों का चाल भी निकालना है। तो आप बताएं, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा समय, दूरी बट्टा समय, चाल बराबर दूरी बट्टा समय। ओके ना। तो देखें यार, यहाँ पे डिस्टेंस आपका जो मर्जी मान लीजिए, एक्स मान के बना सकते हैं, एक्स बाई जेड 1 2 3 150, जो मर्जी डिस्टेंस आप मान के सवाल बना सकते हैं। आप बताइए, अगर एक्स मानेंगे तो चाल आएगा x/4, इसका दूरी x है तो दूरी x, तो चाल आ जाएगा 2 ऊपर जाके 2x/7। तो यहाँ पे चाल फ्रैक्शन में आ रहा है तो कैलकुलेशन थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो आप ऐसा डिस्टेंस मान लीजिए जो 4 से, चूंकि चाल बराबर दूरी बट्टा समय, 4 से कट जाए और यहाँ 7 से कटने वाला कोई भी ऐसा नंबर मान लीजिए। तो 4 और 7 से कटने वाला नंबर कितना 28 है, तो हमने दूरी मान लिया 28। दूरी कितना मान लिए 28, दूरी मान लिए 28 किलोमीटर है। ओके, अब सवाल थोड़ा आसान हो जाएगा। देखिए इसका चाल क्या होगा, तो चाल बराबर दूरी बट्टा समय 28/4 यानी कि 7 किलोमीटर पर आवर। इसका चाल क्या हो जाएगा, चाल बराबर दूरी बट्टा समय, दूरी बट्टा समय, तो 7 से काटिएगा 4 बार में 2 ऊपर चला जाएगा, 4 दूना 8 किलोमीटर पर आवर। ओके ना। अब दोनों रेलगाड़ियों का चाल पता कर लिए और दोनों स्टेशनों के बीच का दूरी भी पता कर लिए। ओके ना। आ जाइए, मिटा देते हैं, इसका कोई अब जरूरत है नहीं। देखें यार, पहला रेलगाड़ी का चाल जो है ये है कितना 7 किलोमीटर था ना, कितना 4 7, हाँ, इसका चाल है 7 किलोमीटर पर आवर और इसका चाल है 8 किलोमीटर पर आवर। अब देखें, अब ये सिंपल सवाल हो गया कि दो स्टेशन के बीच का दूरी 28 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी स्टेशन पी से 7 किलोमीटर पर आवर के चाल से भी की ओर जा रही है और दूसरी गाड़ी स्टेशन बी से 8 किलोमीटर पर आवर के चाल से पी की ओर आ रही है। तो कहा कितने देर में ये मिलेंगे, कितने बजे मिलेंगी। तो देखिए यार, पहले दोनों का टाइम इक्वल का, एक गाड़ी 5 बजे चली और एक 6:30 में चली है, तो दूसरी गाड़ी को चलने तक पहली गाड़ी कितना देर चल चुकी है, तो ये 5 बजे चलिए 6:30 में, यानी ये 1.5 घंटा चल चुकी है। तो 7 किलोमीटर पर आवर के चाल से चलकर 1.5 घंटा में कितना दूरी तय कर लेगी, 7 दूना 14, 7 तिरी के 21/2 यानी कि
10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर ली और 6:30 में सपोज यहाँ पर आ गई। अब बताएं 6:30 में ये यहाँ से चल रही है और ये गाड़ी यहाँ से चल रही है, तो 6:30 के बाद दोनों गाड़ियों के बीच का फासला कितना, टोटल फासला 28 किलोमीटर है। 10:30 ट्रेवल कर लिए तो शेष फासला बचा है कितना, 17.5 किलोमीटर। ओके ना, बात मानते हैं। अब देखें यार, समय बराबर दूरी बट्टा चाल, दूरी है कितना 17.5 बट्टा चाल, अपोजिट डायरेक्शन चाल जुटेगा 8 7 15, डेसिमल हटाइएगा तो बट्टा में आ जाएगा 10। अब 5 से काटिएगा तो 5 तिया 15, 5 से काटिएगा 5 तिया 15, 5 पचे 25, 5 से काटिए 5 सते 35, 5 दूना 10, 7/6 यानी 1.1/6 घंटा। कहने का मतलब हुआ 1 घंटा 1/6 आवर को मिनट में लाइए 60 से गुना तो 10 मिनट हो जाएगा। कहा कितने बजे मिलेंगे, 6:30 में। 6:30 बजे के बाद 6:30 के बाद का मिलने में 1 घंटा 10 मिनट लग गया, 6:30 के बाद 1 घंटा 10 मिनट लग गया, तो कितने बजे मिली, तो 7:30 10 40 मिनट, 7:40 मिनट पर। अच्छा सवाल था, आप लोग 1-2 बार कर लीजिएगा यार, ऐसे पॉसिबल नहीं है कि अगर पेपर में आ गया सवाल तो आप अगर पहले से नहीं किया हुआ है ऐसा सवाल तो काफी टाइम लग जाएगा आप लोगों को सवाल करने में। थोड़ा मुश्किल तो सवाल है, क्योंकि ना तो डिस्टेंस दिया ना ही चाल दिया, तो यहाँ पे 3 चीज आपको खुद से करना पड़ेगा। एक तो डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, दोनों का चाल निकालना पड़ेगा, और उसके बाद एक्चुअल सवाल को सॉल्व करना पड़ेगा आपको। तो थोड़ा टाइम लगेगा यार, 2-3 बार कर लीजिएगा, ऐसा नहीं कि छोड़ छाड़ देना है इसको, मुश्किल लगा तो 2-3 बार कर लेना है अच्छे से सवाल को। देखिए, का एक तांबे की तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया गया। जैसे यार देखें, एक तार है आपके पास, ये लंबा सा तार है ऐसा। अब का यार इस तार को मोड़कर आपने वर्ग का शेप दे दिया, ऐसे वर्ग बना दिए। ओके ना, का जिसका एरिया 121 वर्ग सेंटीमीटर है। तो आप बताएं, तार को मोड़कर वर्ग बनाया और का वर्ग का एरिया 121 वर्ग सेंटीमीटर है। आपको पता है कि सर वर्ग का एरिया होता है भुजा स्क्वायर, लेकिन दिया है कितना 121, तो वर्ग का एक भुजा कितना हो जाएगा 11। कहा इसी तार को मोड़कर वृत्त बनाया गया। इस तार को मोड़कर अब आपने वृत्त बना दिए, तो कहा सवाल में कि वृत्त का एरिया ज्ञात करें। तो पहले एक चीज आप बताइए यार, इस तार को आपने मोड़कर वर्ग बनाया है और इसी तार को मोड़कर वृत्त बनाए हैं, तो ये जानना चाहिएगा ना कि ये तार आखिर लंबा है कितना, ये तार का लंबाई कितना है। तो यार आप बताएं, तार को मोड़कर वर्ग बनाए हैं तो इस वर्ग का लंबाई, लंबाई कहने का मतलब इसका परिमाप ना यार, तो परिमाप होता है वर्ग का 4a, वर्ग का परिमाप 4a यानी कि 4 गुना 11 कितना 44 सेंटीमीटर। तो ये तार का लंबाई आ गया 44। अब यार तार का लंबाई 44 है और इस तार को मोड़कर वृत्त बनाए हैं, तो ये वृत्त का कंप्लीट चाप का लंबाई भी 44 होगा। और चाप का लंबाई कहने का मतलब वृत्त का परिधि 2 पाई, पाई यानी कि 22/7 इंटू r। ये वृत्त का परिधि कितना होगा, तो तार के लंबाई के बराबर लंबाई कितना आ गया है 44। तो 22 दूना 44 से 44 कैंसिल, वृत्त का रेडियस 7 आ गया। तो वृत्त का एरिया क्या होगा, एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर यानी कि 7 गुना 7, 7 से 7 कैंसिल, 22 सते 154, ऑप्शन नंबर ए। देखिए का 3x माइनस बाई बराबर 5 है, तो आपसे सवाल बोला 8 के पावर x बट्टा 2 के पावर बाई, इसका मान निकालना है। तो सुनिए यार, 8 होता है 2 का क्यू यानी कि 2 के पावर 3x और बट्टा में है 2 के पावर बाई। अब यार ऊपर नीचे का बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर घट जाएगा, यानी 2 के पावर 3x माइनस क्या हो जाएगा बाई हो जाएगा, बराबर 2 के पावर। देखें यार इसका वैल्यू इसने दे रखा है, 3x माइनस बाई का डायरेक्ट वैल्यू दे रखा है कितना 5, तो 2 के पावर 5 कितना होगा 32, ऑप्शन नंबर ए। देखिए का 1-9 धारा के विपरीत दिशा में शहर P से शहर Q की ओर जाती है और धारा के दिशा में शहर Q से शहर P की ओर वापिस आ जाती है। का यदि स्थिर जल में नाव की गति 35 किलोमीटर पर आवर है और धारा की गति, देखिए यार शांत जल में बोट का चाल दिया है 35 किलोमीटर पर आवर
और वाटर का स्पीड इसने दे रखा है 5 किलोमीटर पर आवर। तो सवाल आपसे बोला पूरी यात्रा में नाव का औसत चाल एवरेज स्पीड निकालना है। तो आप बताइए, थोड़ा सा सोचिए यार, आपका चाल है 35 और धारा का चाल है 5। तो अगर आप धारा के दिशा में जा रहे हैं, तो आपका स्पीड बढ़ जाएगा ना। 35 आपका चाल है शांत जल में और धारा का चाल है 5, तो धारा के दिशा में अगर जाइएगा तो आपका चाल हो जाएगा कितना, 40 किलोमीटर पर आवर। मानते हैं बा? अब धारा के दिशा में गए हैं तो वापिस आइएगा धारा के अपोजिट दिशा में, धारा के अपोजिट आइएगा तो आपका चाल घट जाएगा। तो 35 में से 5 गया कितना, 30 हो गया। ओके, तो आप बताएं, दो समान दूरी को गए हैं 40 के चाल से और वहां से वापिस आए हैं 30 के चाल से, तो कहा कि इस जावन और आवन के दौरान एवरेज स्पीड क्या होगा। तो दो समान दूरी को अगर दो अलग अलग चालों के द्वारा तय किया तो एवरेज स्पीड होता है 2x बाई बट्टा x प्लस बाई। तो 40 और 30 कितना, 70। सॉल्व कर लीजिएगा, आ जाएगा। ये चीज तो आप लोगों को पता ही होगा कि दो समान दूरी को अगर दो अलग अलग चालों के द्वारा तय करें तो एवरेज स्पीड होता है 2x बाई बट्टा x प्लस बाई। ओके, अगर तीन समान दूरी को तीन अलग अलग चालों के द्वारा तय करें तो एवरेज स्पीड होता है 3x बाई जेड बट्टा x बाई प्लस बाई जेड प्लस जेड एक्स। ओके ना, तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। देखें आगे, ये सवाल है, अच्छा सवाल है ये। 3 गुना 9 के पावर n प्लस 1 प्लस 9 गुना 3 के पावर 2n माइनस 1 और पूरे के बट्टा में है 9 गुना 3 के पावर 2n माइनस 6 गुना 9 के पावर n माइनस 1। देखिए यार, एक तो तरीका है कि बचपन में जैसे हम लोग बेसिक करते थे वैसे आप कर लीजिए। 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर यानी 3 के पावर 2n प्लस 2। सिमिलरली सबको ऐसे ब्रेक करिएगा, सॉल्व करिएगा, काफी ज्यादा आपको टाइम लग जाएगा। एक तरीका है, आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा मेरे भाई। जब भी किसी एक्सप्रेशन के बराबर, किसी व्यंजक के बराबर कुछ नहीं दिया ना, कुछ नहीं दिया तो ये किसी रिलेशन को एग्जिस्ट नहीं करता। जब भी किसी व्यंजक के बराबर कुछ नहीं दिया तो ये किसी रिलेशन को एग्जिस्ट नहीं करता। यहाँ आप वेरिएबल के जगह जो मर्जी लेकर सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपके हिसाब से जो अच्छा लगे, जो कैलकुलेशन को आसान करे वो लेकर सवाल को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो n बराबर कुछ भी ले लीजिए, वेरिएबल है n तो n के जगह कुछ भी ले लीजिए, 0 1 2 जो मर्जी वो आप ले सकते हैं। तो 0 ले लीजिए, नहीं तो 1 ले लेते हैं। 1 लेने पर कैलकुलेशन ज्यादा आसान हो जाएगा। तो n बराबर 1 ले लेते हैं। आप लोग 0 लेकर भी चेक कर लीजिएगा, रिजल्ट सेम आएगा। कुछ भी लीजिए सेम रिजल्ट आएगा। 1 ले लेते हैं तो देखें यार, 3 9 के पावर 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1 कितना, 2। तो ये तो 2 हो जाएगा। यहाँ 1 गुना 2 2, 2 में से 1 जाएगा कितना, 1। यहाँ 1 में से 1 जाएगा कितना, 0। और यहाँ 2 गुना 1 कितना, 2। अब देखें यार, 3 गुना 9 नमा 81, 9 नमा 81 गुना 3 हो जाएगा 243 प्लस 9 तिया 27 और बट्टा में 3 का स्क्वायर 9, तो 9 नमा 81 प्लस ही था ना, ऊपर में देख लेते हैं एक बार। हाँ प्लस है, देखिए। अब 9 के पावर 0, किसी भी नंबर के पावर 0 तो इसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा। तो 6 गुना 1 कितना, 6। अब देखें 7 3 10, 4 2 6 1 7, 270 बट्टा में 81 में से 6 जाएगा तो बचेगा 75। अब काट लीजिए यार, 5 से 15 पचे 75, 5 पचे 25, 5 चौक 20। 3 से काटिएगा तो 3 पचे 15, 3 से काटिएगा 18 तिया 54, तो 5 से भाग दीजिएगा 5 तिया 15 यानी 3 पूर्णांक 3 बट्टा 5, 3 पूर्णांक 3 बट्टा 5 ऑप्शन नंबर ए। आप 0 लेके बनाएंगे तो और भी आसान, छोटा कैलकुलेशन जैसे अच्छा लगे वैसे आप लोग कर लीजिएगा। देखिए का एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, 75% मतदाताओं ने वोट डाले हैं, जिसमें से का 2% वोट अवैध घोषित कर दिया गया। का एक उम्मीदवार को 9261 वोट मिले जो वैध वोटों का 75% है। चुनाव में कुल कितने मतदाता थे? यार मान लेते हैं चुनाव में टोटल x लोग हैं, टोटल x वोटर हैं। का जितने वोटर हैं उनमें से 75% लोगों ने वोट डाले हैं। 75% यानी कि 3/4 इतने लोगों ने जो है वोट डाले हैं।
अब आगे कहा 2% वोट अवैध हो गया, जितने लोगों ने वोट डाले उनमें से 2% अवैध हो गया, तो वैध रहा होगा कितना 98%। इतना वोट वैलिड है, सही है इतना। अब आगे कहा एक उम्मीदवार को 9261 वोट मिले जो वैध का 75% है। ये जो वैलिड वोट है ना का वैलिड का 75%, 75% यानी 3/4 एक उम्मीदवार को मिला। एक बार फिर से देखिए, टोटल एक्स वोटर्स हैं जिनमें से कहा 75% यानी 3/4 लोगों ने वोट डाले। अब जितने लोगों ने वोट डाले उनमें से 2% इनवैलिड, तो वैलिड होगा 98%। का एक उम्मीदवार जो है उसको वैध वोटों का 75% वोट मिला, पर एक्चुअल में वोट मिला है कितना 9261। ओके, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, एक्स का वैल्यू आ जाएगा। देखिए का 20%, 10% और 8% क्रमिक छूट के बदले समतुल्य एक छूट क्या होगा। तो यार जैसे देखें X% और Y%, दो लगातार छूट के समतुल्य एकमात्र छूट क्या होगा। आप लोगों को याद होगा दो लगातार छूट के समतुल्य एकमात्र छूट होता है X + Y माइनस X गुना Y बटा 100। ये चीज आप लोगों को याद ही होगा। यहाँ 3 लगातार छूट के समतुल्य एकमात्र छूट बोला है, तो पहले इन दोनों का देख लीजिए, पहले इन दोनों का निकाल लीजिए। 20 और 10 का निकालिएगा तो 20 + 10 माइनस 20 गुना 10 बटा 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 30 में से 2 गया 28%। अब जो आया इसका तीसरे के साथ यानी कि 28 + 8 माइनस 28 गुना 8 बटा 100। तो 8 8 16 2 1 3 36 अठी 64 हाथ में रहा, 64 हाथ में रहा। 6 8 दूना 16 6 22 बट्टा वाला 2 0 हटाइएगा, डेसिमल 2 अंकों से पहले शिफ्ट हो जाएगा। अब घटाइए 6 7 34 यानी कि 33 33.76, ऑप्शन नंबर डी। देखिए का 1550 की धनराशि का कुछ भाग 5% और शेष 8% साधारण ब्याज के दर से दिया। 3 वर्ष बाद उसे 300 रुपए ब्याज के रूप में प्राप्त होते हैं। तो एलिगेशन लगा लें यार, जब भी दो ग्रुप का चर्चा करें ना और एक बात कॉमन करे तो एलिगेशन लगा लेंगे। का 2 भागों में ब्रेक किया है 1550 रुपया को। पहला भाग को 5% के दर से निवेश किया, दूसरा को 8% के दर से निवेश किया। ये रेट है, रेट कहने का मतलब होता है 1 साल का ब्याज, यानी कि पहला राशि पर 1 साल में 5% ब्याज मिलेगा, दूसरा पर 1 साल में 8%। अब का दोनों को मिलाकर कुल धनराशि पर 3 वर्ष में 300 रुपया का ब्याज मिला है। तो देखें यार तीनों जगह का यूनिट सेम होना चाहिए। यहाँ 1 साल का ब्याज लिए, यहाँ 1 साल का, तो यहाँ भी 1 साल का प्रतिशत ब्याज लेना होगा। 3 साल में 300 रुपए का ब्याज मिलता है, तो 1 साल में कितने का 100 रुपए का। तो 100 रुपए का ब्याज मिला कितना पर, मूलधन 1550 पर, परसेंट तो 100 से गुना, 1 0 से 1 0, 5 से काटिएगा 31, 5 से काटिएगा 2, 2 गुना 100 कितना 200, 200 बट्टा 31%। अब देखें इन दोनों के अंतर को यहाँ पर लिखिए। तो 8 में से 200 बट्टा 31 घटाइएगा, फिर 200 बट्टा 31 में से 5, वैसे भी आप कर सकते हैं, या फिर ऐसे देख लें यार सबको इंटीजर बना लेते हैं। आप बट्टा में 31 है तो 31 से हर जगह गुना कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 5 तिया 15 155, 8 तिया 24 248, 31 31 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 200 बचेगा। अब यार 200 में से 155 गया 45, 248 में से 200 गया 48, 3 से 16 बार में, 3 से 15 बार में, यानी 16:15, ऑप्शन नंबर डी। देखिए का ए बी सी के गति का रेशियो 2 3 6 है। का समान दूरी तय करने के लिए उनके द्वारा लिए गए समय का रेशियो। आप लोगों को पता है कि सर समान दूरी के लिए स्पीड और टाइम एक दूसरे का इनवर्स होता है। स्पीड का रेशियो 2:3:6 है, तो टाइम का रेशियो क्या होगा स्पीड के रेशियो का इनवर्स। तो इनवर्स करिएगा, 3 ठो वाला का इनवर्स लिखना हो तो जिसको लिखिएगा उसको इग्नोर कर दीजिएगा, बाकी को गुना करके। जैसे ए का लिखना चाहते हैं तो ए को इग्नोर करिए, 6 तिरिक 18। बी को लिखना चाहते हैं तो बी को छोड़कर 6 दूना 12। सी को लिखना है तो सी को छोड़ दीजिए, 3 दूना 6। अब रेशियो छोटा कर लीजिए, 6 तिरिक 18, 6 दूना 12, 6 कम 6, 3 2 1, 3 2 1 यानी ऑप्शन नंबर सी।
देखिए का cos 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा 2/3 है, 2 cos स्क्वायर माइनस 1 का वैल्यू निकालना है। तो देखें यार A4 माइनस B4, A4 माइनस B4 क्या होता है? तो आप बोलोगे सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर इसने दे रखा है 2/3। यार इसका वैल्यू तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ये क्या होता है? ये 1 हो जाएगा, तो 1 से गुना करिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यार देखिए सवाल जो पूछा इसमें आइडेंटिटी ओनली कॉस है, तो यार यहाँ भी आइडेंटिटी सबको कॉस बनाइए। एक तो ऑलरेडी कॉस है, साइन स्क्वायर को कॉस में चेंज करिए तो आपको पता है कि सर साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है क्या? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके ना, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर का साइन प्लस हो जाएगा। अब कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होगा? 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर कितना दे रखा है? 2/3, और इसी का वैल्यू पूछा इसने, तो आंसर हो जाएगा सी। देखिए कहा पी क्यू आर में कहा कोण पी 90 डिग्री है। देखिए यहाँ ट्रायंगल पी क्यू आर में क्यू जो है ये 90 डिग्री है, ये पी है और ये की आर है। ओके, अब आगे कहा कि tan P बराबर 4/3 दिया है। tan P यानी ये वाला एंगल 4/3। आप लोगों को पता है कि सर राइट एंगल ट्रायंगल में समकोण त्रिभुज में 90 के सामने का जो भुजा है ना ये फिक्स होता है और ये कर्ण होता है। ओके ना, अब लंब और आधार वेरी करता है। अगर ये एंगल लीजिएगा, अगर ये एंगल लेंगे तो इसके सामने ये लंब हो जाएगा और ये बची हुई भुजा ये आधार हो जाएगा। ओके, अगर आप ये एंगल लेंगे ना तो इसके सामने का ये भुजा लंब होगा और ये बचा हुआ भुजा आधार हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा कि कर्ण जो है ये फिक्स होता है 90 के सामने वाला भुजा कर्ण, लेकिन लंब और आधार वेरी करता है। जैसे एंगल P के लिए लंब हो जाएगा QR, आधार होगा PQ। एंगल R के लिए लंब हो जाएगा PQ, आधार हो जाएगा QR। तो यहाँ पे एंगल P का वैल्यू दिया 4/3, तो tan होता है लंब बट्टा आधार, यानी कि ये P के लिए लंब है 4 और आधार है 3, तो 3 4, तो ये कर्ण कितना हो जाएगा? 5 का PQ बराबर 1.5 है। PQ यानी कि 3 यूनिट का वैल्यू दिया है 1.5। सवाल बोला PR यानी ये वाला लेंथ 5 यूनिट का वैल्यू निकालना है, तो 3 बराबर 1.5 है, तो 1 बराबर इतना, 5 बराबर कितना? 5 से गुना कर दीजिए, 3 से काटिएगा, 3 5 15, 0.5 5 5 25 यानी 2.5, ऑप्शन नंबर बी। देखिए का वितरण का माध्य मीन 20 है और मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन 4 है, तो विचरण गुणांक, यार विचरण गुणांक होता है, इसका सिंपल फॉर्मूला होता है विचरण गुणांक बराबर स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि मानक विचलन बट्टा मीन गुना 100। यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दिया है? 4, मीन माध्य दिया है कितना? 20%, तो 100 से गुना, 20 5 100 5 चौक 20, ऑप्शन नंबर बी। देखिए का 5 लीटर चीनी के मिश्रण में 6% चीनी है, 1 लीटर पानी भाप बन गया। देखें यार 5 लीटर में चीनी है कितना? 6%, 1 लीटर पानी भाप बन गया, तो रिमेनिंग मिक्सचर बचा क्या लीटर? 4 लीटर। और यही आपसे सवाल पूछा कि इस बचे मिक्सचर में चीनी कितना परसेंट है? हमने मान लिया X% चीनी है, दोनों चीनी का मात्रा है अतः आपस में बराबर, 0 से 0, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 5 तिया 15/2 यानी कितना? 7.5, ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्या हुआ? छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो 8 12 और 16 से पूरा कट जाए। 8 12 16 से पूरा कटने वाला नंबर होना चाहिए। तो देखें यार 48 जो है 6 से 8 से, एक तो इसका एलसीएम ले लीजिए, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, पर ऑप्शन से कर लें, छोटा नंबर है तो ऑप्शन से ही चेक कर लेते हैं। 16 क्या 24 से कटे? 24 क्या 16 से कटेगा? नहीं कटेगा। ओके, 80 12 से कटेगा? नहीं कटेगा। अब देखें 48 जो है ये 6 से भी कटेगा, 8 से भी, 12 16 से, ये 64 जो है 6 से कटेगा क्या? नहीं कटेगा, ऑप्शन नंबर ए।
देखिए का उन्नयन कोण ज्ञात करें जब पेड़ का ऊंचाई, पेड़ है यार ये, का इस पेड़ का ऊंचाई 16√3 मीटर है। का पेड़ की छाया की लंबाई, छाया यानी इस पेड़ का छाया तो इधर ही बनेगा ना, इधर ऐसे ये छाया बनेगा, तो का छाया का लंबाई 16 मीटर है। तो उन्नयन कोण ज्ञात करना, एंगल ऑफ एलिवेशन ये वाला, ये कोण ज्ञात करना है। तो देखें रेशियो यहाँ से ले लेना, रेशियो ले लीजिएगा, काम आसान हो जाएगा। नहीं तो ये कोण अगर थीटा मान लीजिएगा तो tan थीटा बराबर क्या होगा, P/B, P है 16√3, B है कितना 16, काटिएगा तो √3 आ गया, तो tan कितना डिग्री √3 होता है, तो आप बोलेंगे सर जी 60, ऑप्शन नंबर डी। देखिए का ए को उसके पिता की संपत्ति का 2/5 हिस्सा प्राप्त होता है, जिसमें से वो 1/3 दान कर दिया। यदि उसने 16,858 दान कर दिए तो उसे अपने पिता की संपत्ति से कितने रुपए मिले थे। देखें यार पिता का टोटल संपत्ति सपोज 100 रुपया है, अब का टोटल संपत्ति का 2/5 भाग इसको हिस्सा मिला है, यानी कि इतना हिस्सा ए को मिला है। अब का ए ने अपने हिस्से का 1/3 भाग दान कर दिया, पर एक्चुअल में उसने दान किया कितना 16,858 रुपया। ओके ना, अब काटा पीटी कर लीजिए यार, 2 से काटिएगा, 2 से काटिएगा तो ये कितना आ जाएगा, या फिर पता है सवाल थोड़ा सा समझिएगा तो काफी आसान हो जाएगा, नहीं तो काफी ज्यादा कैलकुलेशन आपको करना पड़ जाएगा। देखिए यार सवाल कह क्या रहा है कि उसको अपने पिता की संपत्ति का कितने रुपए मिले हैं, कितने रुपए मिले हैं, यानी आपको इसका वैल्यू पूछ रहा है कि पिता का टोटल संपत्ति। कई बार लोग करता क्या है, एक्स का वैल्यू निकालेगा और उसके बाद एक्स का जो वैल्यू आया उसमें से निकालेगा कि टोटल जो संपत्ति है उसका 2/5 भाग जो है ए को मिला है। तो ऐसे निकालिएगा, कितना आपका टाइम लग जाएगा। सिंपल, आप बस सवाल के थीम को थोड़ा सा पकड़िए। कहा कि पिता के संपत्ति से कितने रुपए उसको मिले हैं, तो पिता का संपत्ति एक्स है और एक्स का 2/5 भाग उसको मिला है, तो आपसे एक्स का 2/5 भाग का ही वैल्यू पूछा है, तो पूरा सॉल्व करने का जरूरत है नहीं। 2x/5 बराबर क्रॉस करिएगा तो 3×8 = 24, किसका इकाई अंक 4 है, ऑप्शन नंबर बी का। ओके ना, सवाल खत्म हो गया। तो पूरा सॉल्व मत करने लग जाइएगा, काफी टाइम आपका खराब हो जाएगा ऐसे। चलिए देखिए, का उपरोक्त आकृति में 5 सर्वांगसम आयत दिए गए हैं। सर्वांगसम कहने का मतलब सर्व अंग समान। ओके ना, 5 सर्वांगसम आयत है जिसमें से प्रत्येक की बड़ी भुजा x मीटर है। यदि आकृति का कुल एरिया, ये जो कंप्लीट आकृति है, ये ना 5 ठो जो आयत दिख रहा है, 1 2 3 4 और ये 5 आयत जो दिख रहा है, का इन पांचों का कुल एरिया 6000 वर्ग मीटर है, तो x का वैल्यू निकालना है। तो देखें यार, इसको आप 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा समझ लीजिए फिगर। जैसे ये एक आयत है, कहा ओके, इसका लंबी भुजा यानी कि ये लंबाई जो है इस आयत का x दिया है, चौड़ाई नहीं दिया, चौड़ाई मान लेते हैं b। 1 मिनट यार, चार थोड़ा देखिए। अब आप बताएं यार, थोड़ा सा इसका चौड़ाई कितना हमने b मान लिया, चौड़ाई, लंबाई तो इसने दिया है x। तो यार आप थोड़ा सा फिगर को ऑब्जर्व कर लीजिए, ये लंबाई कितना है, ये वाला कितना है, तो आप बोलेंगे x। थोड़ा सा खुद से सोचिए, हम अगर आपसे बोले कि ये वाला कितना है तो आपको पता है सर ये वाला b होगा। अच्छा आप बताना ये कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर ये भी b होगा। ओके ना, ये कितना है तो आप बोलेंगे सर ये लंबी भुजा यानी कि x है। बस इस चीज को समझ गए, काम हो जाएगा। कहा कि इन पांचों का लंबाई x है, पांचों में से प्रत्येक का लंबाई x है, तो x का मान निकालना है। तो देखें यार, ये वाला कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर ये b है, ये वाला b है, ये वाला b है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा 3b, b + b + b कितना, पूरा 3b हो जाएगा। यहां से यहां तक, ये वाला यहां से यहां तक कितना है, x है। सिमिलरली ये वाला भी यहां से यहां तक कितना है, x है, तो x + x ये पूरा क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। ओके ना,
आप बताएं ये वाला यहां से यहां तक कितना है, x है, और ये वाला यहां से यहां तक कितना है, b है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, x प्लस b हो जाएगा। सिमिलरली इधर भी x प्लस बी। तो अब देखें यार, इस आयत में आमने सामने के भुजा का लंबाई तो बराबर होता है ना यार, आमने सामने के भुजा का लंबाई बराबर। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 3b बराबर 2x, और चौड़ाई कितना है, x प्लस बी। तो लंबाई आपको आपके पास है 3b और एक है कितना 2x, और ये दोनों लंबाई है, और लंबाई आपस में क्या होता है, बराबर होता है, यानी कि 3x बराबर 2, 3b बराबर कितना 2x। अब यार आयत का एरिया, एरिया क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई तो 3b ले सकते हैं, 2 दोनों में से कोई यूज कर लीजिए, दोनों तो बराबर होगा, दोनों में से कोई ले लीजिए। लंबाई है 3b और चौड़ाई कितना है, तो चौड़ाई ये वाला x प्लस बी है, तो चौड़ाई x प्लस बी। और कंप्लीट फिगर का एरिया इसने दे रखा है 6000 वर्ग मीटर। अब देखें यार, वेरिएबल दो ठो है, सेम x का वैल्यू निकालना है तो सबको x के फॉर्म में चेंज करिए। तो यहाँ से b बराबर क्या हो जाएगा, 2x बट्टा 3। तो यहाँ से 3 गुना b का वैल्यू है 2x बट्टा 3 गुना x प्लस b का वैल्यू 2x बट्टा 3। 3 से 3 कैंसिल हो गया, बचा 2x गुना 3x प्लस 2x कितना 5x बट्टा 3 बराबर है 6000। 5 दूना 10 से 1 0 कैंसिल हो गया, x गुना x स्क्वायर बराबर 1800। तो x बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 900 गुना 2, 900 गुना 2, तो 900 का वर्गमूल 30 रूट 2, 30 रूट 2 ऑप्शन नंबर ए। ओके ना, एक बार बस फिगर को फिर से समझ लीजिए, काम हो जाएगा। देखें, कहा लंबी भुजा x है, ये आयत है, ऐसा ऐसा 5 आयत है, और इन पांचों में से प्रत्येक का लंबी भुजा x है। हमने मान लिया इसकी छोटी भुजा यानी चौड़ाई b है। तो यार ये छोटी भुजा b यहां से यहां तक b, ये वाला भी b, ये भी b, तो पूरा कितना हो जाएगा, ये 3b। सिमिलरली ये x है, यहां से यहां तक ये x है, तो x और x ये पूरा क्या हो जाएगा 2x। ओके, अब देखें ये यहां से यहां तक x है, ये वाला b है, तो ये चौड़ाई कितना हो जाएगा x प्लस बी। सिमिलरली इधर भी x प्लस बी। तो यहां से लंबाई आपको पता है कितना 3b या फिर 2x, दोनों में से कोई यूज करिए, दोनों तो बराबर होगा। और चौड़ाई इसका है कितना x प्लस बी। तो आयत का एरिया क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई 2 ठो है और दोनों बराबर है, दोनों में से कोई आप एक यूज कर लीजिए। तो 3b गुना चौड़ाई है x प्लस बी। तो ये आयत का एरिया आ गया, पर दिया है कितना, टोटल एरिया पांचों का 6000। तो अब यहाँ से आप b के जगह b को चेंज करिएगा, तो रिलेशन यहाँ पे है कि 3b बराबर 2x। तो b बराबर कितना 2x बट्टा 3। तो b का वैल्यू पुट कर देना, x का मान आ जाएगा। ओके ना, तो चलिए यार आज के लिए यहीं तक। थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू।